Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए मित्रों जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को लिया हुआ है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, जिसमें कि आप इंटाइटल्ड पेपर पोएट्री को पढ़ते हैं, जिसमें कि आज मैं आपको यूनिट 5 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। यूनिट 5 के अंतर्गत थॉमस ग्रे की लिखी हुई पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों। और मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में भी आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को कंटिन्यूसली प्रेषित करते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एक ग्रामीण अंचल में रहने वाले ऐसे दीन दुखियों के विषय में जो कि कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, उनकी यादगार में एक कविता लिखी गई है मित्रों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। प्रत्येक ही क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से समझेंगे और मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में प्रायः सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मित्रों। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा जा रहा है व्हेन वाज थॉमस ग्रे बॉर्न, यानी थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था। तो इसके विषय में क्वेश्चंस है। इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में आप देखेंगे ए ऑप्शन में 3 जून 1688 यानी 3 जून 1688, और बी ऑप्शन में 1 जनवरी 1701। तो 1 जनवरी 1701 यानी कि 1 जनवरी 1701, और सी ऑप्शन में आप देख रहे हैं 21 जुलाई 1714, ये आपको बता जा रहा है। और डी ऑप्शन में 26 दिसंबर 1716। तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है मित्रों, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें आपको इसी पर सही का निशान लगाना है। तो 26 दिसंबर 1716 को यानी कि थॉमस ग्रे का जन्म हुआ था। तो ये हमको पूरी तरह से समझ लेना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डिड थॉमस ग्रे डिसलाइक, यानी किस सब्जेक्ट को, किस विषय को थॉमस ग्रे डिसलाइक करते हैं। तो इसके विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। इसमें पहला है फ्रेंच, ए ऑप्शन में फ्रेंच लिखा गया, बी में ग्रीक, सी में देखेंगे लैटिन, और डी ऑप्शन में आपको मैथमेटिक्स मिल रहा है। तो आपको जो सही ऑप्शन मिलेगा मित्रों वो डी ही होगा, मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स को थॉमस ग्रे डिसलाइक करते थे। तो ये आपके 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है व्हेन वाज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश्ड, यानी इन ए कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश्ड, ये जो लिखी गई एलजी है, शोक गीत है मित्रों, ये कब लिखा गया। तो इसके विषय में आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं 1751 में, 1702 में, 1738 में और 1712 में। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन आपका है मित्रों ये 1751 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। तो ए पर आपको सही का निशान लगाना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ, और बीच में खाली स्थान है तो इसमें आपको भरना होगा डे। तो इसमें देखें द कर्फ्यू टोल्स द नेल, कर्फ्यू का मतलब होता है जो गिरजाघर के घंटे थे वो बजते थे, संकेत करते थे मित्रों दिन के समय में। तो कब संकेत करते थे इसके विषय में आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग का मतलब दिन के अंत होने के समय में, मिड का मतलब अर्धरात्रि के समय में, स्टार्टिंग के समय में, स्टार्टिंग के समय में, और इसके पश्चात जो है पार्टिंग के समय में यानी कि दोपहर के समय में। तो आप देखेंगे पूरे ही ऑप्शन को आप ए बी सी डी में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपका मित्रों होगा डी, यानी कि पार्टिंग। पार्टिंग ऑफ डे का मतलब होता है दिन खत्म हो रहा हो और शाम हो रही हो, तो उस समय की दृश्य को यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो फिल करना है आपको पार्टिंग लिखा जाएगा मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द लोइंग हैड बिंड स्लोली,
ओवर द सी। लोइंग मीन्स, तो यहाँ पे लोइंग का मतलब आपको बताना है। तो लोइंग का जो शाब्दिक अर्थ है, इसमें 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। लो मूइंग लिखा हुआ है मित्रों ए ऑप्शन में, लाउड मूइंग लिखा हुआ है, साइलेंस लिखा हुआ सी में, और डी में जो है नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है मित्रों, ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। इसमें लो मूइंग, यानी कि लो मूइंग इसमें करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो इसी पर हमको सही का मार्क्स लगा देना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्लाऊ मैन। यहाँ पे देखेंगे ये प्लाऊ लिखा हुआ है, द प्लाऊ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स द, अर्थात जो हल चलाने वाले लोग हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं, वो शाम के वक्त अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टूवर्ड्स द किस ओर जा रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ गया है फर्स्ट ऑप्शन में फील्ड्स, खेतों की ओर, बी टाउन की ओर, नगर की ओर, होम सी ऑप्शन में घर की ओर, और डी विलेज की ओर। तो इसमें आपको देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी विलेज की ओर। वो विलेज की ओर आगे बढ़ रहे थे, गांव की ओर जा रहे थे, क्योंकि कार्य करके थके हुए वो कृषक जो थे वो अपने गांव की ओर जा रहे थे। तो ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाउड हिज बेरी वे, द फिगर ऑफ स्पीच इन द एबव लाइन इज। तो इसमें जो ऊपर की लाइन दी गई है, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाउड हिज बेरी वे, तो इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। किस अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ए ऑप्शन में ऑक्सीमोरन की बात आ रही है, बी में एंटीथेसिस की बात आ रही है, इसके बाद जो है सी ऑप्शन में ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में बात आ रही है, और डी में जो है पन के बारे में बात आ रही। तो इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, वो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो आपका है ये सी होगा। सी पॉइंट पे आपको सही का चिन्ह लगा देना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, द फेडिंग ऑफ द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन दी साइट इंडिकेट्स। तो इसमें किस साइड, किस दृश्य के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे ए में बताया जा रहा है एंड ऑफ डे, दिन के अंत के विषय में, बी में स्टार्ट ऑफ डे, दिन के प्रारंभ होने के विषय में, सी में द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत के विषय में, और डी में एंड ऑफ लाइफ एज एज एडवांस, यानी कि उम्र बढ़ती हुई और जीवन का अंत। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है मित्रों, ये करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, यानी सी पे आपको सही का मार्क लगाना है। द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत के विषय में। तो ये वहाँ पर ये संकेत मिल रहा है जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत के विषय में बताया गया है। और अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखेंगे द स्पीकर इन द सेकंड स्टेंजा इज इन ए। सेकंड स्टेंजा में जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो कहने वाला है मित्रों, वो क्या कहता है, किस रूप में कहता है, किस भाव से कहता है। आगे रिक्त स्थान दिया गया, इसके पश्चात मूड लिखा हुआ है, तो इसमें आपको फिल करना है। तो ए में बताया गया हैप्पी, बी में बताया गया सैड, और सी में बताया गया सारोफुल, और डी में बताया गया पेंसिव। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा मित्रों, अर्थात पेंसिव, अर्थात दूसरे की वेदना को समझने वाला, दूसरे के संवेदनाओं को जानने की बात यहाँ की गई है, उसके भाव को उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मित्रों, पूरी ही तरह से आप इसको समझेंगे। इसके पश्चात जो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, द आउल इज हेड फ्राम द आउल इज हेड फ्राम द, अर्थात आवाज़ सुनी जाती है किसकी, आउल की मित्रों, अर्थात उल्लू की आवाज़ सुनी गई है। फ्राम द, कहाँ से सुनी गई है। तो इस बात को यहाँ पर बताना है। जब आप पोइट्री को पूरी तरह से समझेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन व समरी को समझेंगे मित्रों, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 4 ऑप्शन दिया गया है। हैजल ट्री टॉप, अर्थात ट्री के टॉप पे, इल्म ट्री टॉप, और उसके पश्चात जो है इबी मेंटल टोर पे,
टावर पे नन ऑफ दीज, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट है मित्रों ईबी मेंटेल्ड टावर पे, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन पे आप सही का मार्क लगाएंगे। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है द मोपिंग आउल कंप्लेन्स टू द मून अबाउट इट्स, अर्थात जो आउल है वो कंप्लेन करता है मून टू द मून, चांद से कंप्लेंट करता है मित्रों। अबाउट इट्स बने अपने विषय में, किसके विषय में कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। डेथ के विषय में, मृत्यु के विषय में बी में देखेंगे डिस्टर्ब्ड स्लीप, अर्थात डिस्टर्ब स्लीप का मतलब जो कि निद्रा को डिस्टर्ब करना, निद्रा को जो है आधी अधूरी बना देना मित्रों। मोल्टेशन के रूप में, शारो के रूप में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है ये सारो। तो यहाँ पे आउल जो इंडिकेट करता है, आउल के संकेत को सारो से व्यक्त किया गया है। वो दुख को संकेत जो है दे रहा है, किसको बता रहा है, दुख का संकेत दे रहा है मून को, अर्थात चंद्रमा को मित्रों। तो ये है आपको यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट करना होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 इन विच स्टेंजा डज द पोएट इंट्रोडक्स अस टू डेथ, किस स्टेंजा में कवि हमको जो है बताता है, कहता है मृत्यु के विषय में। तो इसमें आप देखेंगे ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। तो किस स्टेंजा में ये बात कही गई है, तो आपको ये समझ लेना है कि स्टेंजा फर्स्ट में ही ये बात कही गई है मित्रों। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है नेम एनी 2 बर्ड्स मेंशन्ड इन द पोएम, इस कविता में आए हुए 2 पक्षियों के नाम के विषय में आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन में कॉक एंड हैन, यानी कॉक एंड हैन के विषय में बताया गया। कॉक एंड बुलबुल के विषय में बताया गया मित्रों। कॉक एंड स्पैरो के विषय में और स्पैरो एंड हैन के विषय में। स्पैरो मीन्स होता है गौरैया पक्षी जो होता है मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे इन पक्षियों में से किसको आप सही मानेंगे। तो आप देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चंस में जो करेक्ट आंसर आपका होगा कॉक एंड स्पैरो। कॉक एंड स्पैरो पे आपको सही का मार्क लगा देना है। कॉक मीन्स मुर्गे और स्पैरो मीन्स गौरैया, यानी मुर्गे और गौरैया से संबंधित पक्षियों की बात इसमें की गई है पोएम में मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 14 हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ द फार्मर्स सीन इन दिस लाइन इज, जो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी जो बताई गई है, चारित्रिक विशेषता जो बताई गई है, गुण बताया गया है फार्मर्स के मित्रों, वो दिखाई पड़ता है इन लाइनों में। तो आप देखेंगे किस तरह से, किस भाव में जो कृषक है, जो फार्मर है दिखाई पड़ता है। तो आपको यही बता देना है इसमें। तो ए में बताया गया है सारोफुल, दुख से युक्त, और बी में बताया गया है मूडी, एक मूड बने हुए रूप में मित्रों। इसके पश्चात सी में बताया गया हैप्पी, खुशहाल के रूप में, और डी में बताया गया मॉर्न, अर्थात दुख से भरे हुए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 14 में जो करेक्ट ऑप्शन आपका मित्रों है, इसमें आपको हैप्पी, यानी हैप्पी पे आपको करेक्ट मार्क लगाना है। तो ये सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है द पोएट मेक्स ए प्ली टू द, यानी जो कवि है वो चाहता है, प्ली का मतलब होता है यानी खुश करना, प्रसन्न करना। तो किसको चाहता है मित्रों, तो यहाँ पे देखेंगे रिच के विषय में बात की जा रही है, पुअर गरीबों के विषय में, सी में डेड के विषय में, मरे हुए लोगों के विषय में, डी का मतलब डी ऑप्शन में यंग युवा लोगों के विषय में। तो इसमें किसके विषय में बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो है ए ऑप्शन, यानी कि रिच के विषय में ये बता रहे हैं। इसके पश्चात जो 16 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, इसमें पूछा जा रहा है द ईयर इज, अर्थात हवा है। तो हवा को किस रूप में बताया गया, प्लीजेंट, बहुत ही प्रसन्नता को प्रदान करने वाली, कूल, बहुत ही ठंडी, स्टिल, पूरी तरह से, स्टॉर्मी, तूफान से भरी हुई। तो आप पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि जो 16 नंबर ऑप्शन है इसमें जो ए ऑप्शन है आपका, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें प्लीजेंट अर्थात प्रसन्नता का द्योतक बताया गया है। द ईयर इज फुल ऑफ प्लीजेंट, यानी कि पूरी तरह से खुशियों यानी प्रसन्नताओं से भरी हुई। तो यहाँ पर
ए ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। इसके पास ये जो अगला क्वेश्चन मित्रों है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है द टिंकलिंग साउंड, यानी टिंकलिंग साउंड जो टिक करने की जो साउंड है ऑफ द एनिमल्स आर, अर्थात पशुओं की है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हैप्पी किस रूप में, खुशियों से भरा हुआ, सैड दुख से भरे हुए, ड्रोजी के रूप में, मेलोडियस के रूप में। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो करेक्ट ऑप्शन आपका मित्रों यही होगा कि इसमें सी ऑप्शन आपको लगा देना है, अर्थात ड्रोवे। तो यहाँ पे ड्रोवे को आपको सही करेक्ट क्या मार्क्स लगा देने हैं। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है द डिस्टेंट फोल्ड रिफर टू, द डिस्टेंट अर्थात जो दूरियां हैं वो डिस्टेंट फोल्ड रिफर टू वो संकेत करती हैं, बतलाती हैं, किसके विषय में बताती हैं। तो ए ऑप्शन में बताया गया है माउंटेन्स एट द डिस्टेंस, अर्थात पर्वतों की दूरी के विषय में। बी में बताया गया है रेस्टिंग प्लेस ऑफ द शीप, अर्थात भेड़ों के आराम करने के स्थान के विषय में। सी में रेस्टिंग प्लेस ऑफ द पीपुल, लोगों के आराम करने के स्थान के विषय में। ऑल ऑफ दीज, इन सभी को बताया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें मित्रों करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, अर्थात रेस्टिंग प्लेस ऑफ द शीप, अर्थात भेड़ों के आराम करने का स्थान। तो आपको बी में करेक्ट का मार्क लगा देना है। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है द आउल इज सीन सिटिंग ऑन द, अर्थात उल्लू जो है वो बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो कहाँ पे बैठा हुआ दिखाई पड़ता है? लेमन ट्री टॉप, लेमन ट्री टॉप पे बैठा हुआ दिखाई पड़ता है मित्रों। ए बी मेंटल टॉप पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। कार क्रॉप ट्री टॉप के ऊपर बैठा हुआ, इल्म ट्री टॉप पर बैठा हुआ। तो किस वृक्ष की चोटी पर वो बैठा हुआ है यही आपको बता देना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसमें जो आपका है ईबी मेंटल टॉप पर बैठा हुआ, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। इसी पे आपको सही का मार्क्स लगा देना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है द मोपिंग आउल, द मोपिंग आउल कंप्लेन्स टू द, जो बोलते हुए उल्लू हैं वो कंप्लेंस करते हैं, शिकायत करते हैं। तो किसको शिकायत करते हैं मित्रों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में पहला है ए में सन सूर्य को, बी में मून चांद को, और सी में स्काई आसमान को, और डी में टाइड्स को। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। इस 4 ऑप्शन को आपको करेक्ट के रूप में बताना है कौन सा इसमें सही है। तो मून, यानी मून से वो अपनी बात को कह रहे हैं, मून से वो शिकायतें करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे द सॉलिटरी राइन ऑफ द इज डिस्टर्ब। तो इसमें फिल करना है, किस वर्ड को आप फिल करेंगे। इसमें पहला है ए में आउल, बी में सीप, सी में यू, और डी में कॉक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है आउल। तो आउल पे आपको सही का मार्क्स लगा देना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे व्हाट लाइज बीनीथ द रग्ड इल्म, अर्थात रग्ड का मतलब होता है खुरदुरे स्थान पर, अर्थात जो कब्रिस्तान में जो कब्रें बनी हुई हैं, व्हाट लाइज उसमें कौन पड़ा हुआ है, उसके नीचे, उस कब्र के नीचे, उस खुरदुरी कब्र के नीचे कौन पड़ा हुआ है मित्रों। तो ये बता देना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है द स्मॉलर प्लांट्स, उसके नीचे जो है द स्मॉलर प्लांट, छोटे छोटे पौधों की बात की जा रही है, वृक्षों की बात की जा रही है। द एनिमल्स, पशुओं की बात की जा रही है। द डेड, मृत लोगों की बात की जा रही है। नन ऑफ दीज, इनमें से किसी बात नहीं की जा रही। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 22 क्वेश्चन नंबर है इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है सी, द डेड। तो डेड लोगों की बात यहाँ पर की जा रही, क्योंकि कब्र में कौन पड़ा है? डेड लोग पड़े हुए, जो मृत प्राय लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, ग्राम के लोग, वो ही उस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो उनके विषय में बात की जा रही है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे द नैरो सेल, नैरो का मतलब होता है सकरा, और सेल का मतलब होता है जो कब्र होती है जिसके अंदर डेड बॉडी होती है मित्रों। तो द नैरो सेल, जो कब्र होती है, द नैरो सेल इन द लाइन, एक पंक्ति में ईच इन द नैरो सेल ओवरलेड, हर एक उस सकरे कब्र में जो है लेटा हुआ है। तो यहाँ पर मीन्स इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। स्मॉल रूम, एक छोटा कमरे की बात बताई जा रही है। स्मॉल
ट्रेंच की बात बताई जा रही है, सकरे स्थान की बात बताई जा रही है, कार्डबोर्ड बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है, कॉफिन के बारे में बताया जा रहा है। तो कॉफिन का मतलब होता है जो ताबूत जो होते हैं जिसमें लाश रखी जाती है। तो आप देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो कॉफिन ही होगा। इसमें कब्र जिसमें लाश रखी जाती है जो कब्र के अंदर होती है मित्रों, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है द रूड फोर फादर मीन्स। रूड का मतलब होता है जो हमारे नाराज पड़े हुए, फोर फादर का मतलब जो हमारे पूर्वज हैं जो इसमें पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं मित्रों। एंग्री फोर फादर उनको मतलब है, एंग्री फोर फादर का मतलब नाराज हमारे जो पूर्वज हैं। हार्श फोर फादर जो पूरी तरह से प्रसन्नचित हैं। इलिटरेट फोर फादर अशिक्षित पूर्वज जो हमारे पड़े हुए हैं। एनवाइंग फोर फादर एक नाराजगी से युक्त जो हमारे पूर्वज हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो करेक्ट ऑप्शन है इलिटरेट फोर फादर, अर्थात अशिक्षित, जो अशिक्षित हैं, अर्थात जो पढ़े लिखे नहीं, ऐसे पूर्वज हमारे कब्रों में पड़े हुए हैं, उनके विषय में बताया गया है, रूट शब्द का प्रयोग किया गया है मित्रों। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात आप देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा, इस क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है द वर्ड हिम हैमलेट मीन्स। हैमलेट का मतलब आपको बताना है कि हेलमेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन में ए प्ले, एक नाटक के विषय में, ए प्लेस एक स्थान के विषय में, ए स्मॉल टाउन एक छोटे नगर के विषय में, ए स्मॉल विलेज एक छोटे गांव के रूप में हैमलेट को जाना जाता है। तो जो हैमलेट वर्ड आता है, ये हैमलेट शेक्सपियर के लिखे हुए ड्रामे का नाम है मित्रों। तो यहाँ पर हैमलेट वर्ड का मतलब आपको बता देना है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है ए प्ले। तो हैमलेट क्या है? एक प्ले है, एक नाटक है, एक ड्रामा है जिसको हैमलेट नाम से टाइटल्ड किया गया है, जो कि कंपोज किया गया है किनके द्वारा मित्रों? शेक्सपियर जी के द्वारा। तो ये हमको नहीं भूलना। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है द एवॉकनिंग कॉल्स फॉर द रूरल फॉक्स आर, अर्थात द रूरल फॉक्स का मतलब, फॉक का मतलब होता है पीपुल, जो लोग होते हैं। रूरल का मतलब जो नगरों में रहने वाले लोग हैं। द वीकेंड कॉल्स वो कमज़ोर लोग पुकारते हैं, एक अपनी आवाज़ को करते हैं, दो लोगों को पुकारते हुए हैं। तो किस रूप में इसको इंगित किया गया है, किन शब्दों के रूप में? तो आप देखेंगे ए ऑप्शन में बताया गया डॉग्स एंड द कैट्स। डॉग्स एंड द कैट्स का मतलब कुत्ते और बिल्लियों के रूप में। हॉकिंग ऑफ द कार्स एंड स्कूटर, जिस तरह से कार और स्कूटर्स की आवाज़ें होती हैं। कोक्स एंड सैलोज के रूप में मित्रों, कॉक्स एंड सैलोज के रूप में मुर्गे की बांग की तरह से। अब जो पक्षी होते हैं अबाबिल, उनके आवाज़ों के रूप में। पिजन्स एंड कुक्कूज के रूप में, कबूतरों और कुक्कू बर्ड्स के रूप में मित्रों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 26 में वो है सी, यानी कि कुक्कूज, कॉक्स एंड सैलोज। कॉक्स एंड सैलोज के रूप में उसको बताया गया है, रूरल फॉक्स जो हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखेंगे पूछा जा रहा है फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न। फॉर देम उन लोगों के लिए, नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न, जो कि पूरी तरह से अपने आप को जले हुए से प्रतीत होते हैं, अपने आप को पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। द वर्ड देम उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है इन द लाइन स्टैंड फॉर, इन पंक्तियों में वो शब्द क्या हैं? ए ऑप्शन में आप देखेंगे द मैन मनुष्यों के लिए, द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, द बॉयज लड़कों के लिए, द डेड मरे हुए लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों वो है डी ऑप्शन। इसमें आपको द डेड अर्थात डेड लोगों की बात इसमें की जा रही है, उन्हीं की तड़प को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें डेड, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा जा रहा है व्हेन डिड थॉमस ग्रे डाइड, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉमस ग्रे की मृत्यु कब हुई, इससे संबंधित क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें
आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन में ए में आप देखेंगे 9 मार्च 1780 अर्थात 9 मार्च 1780 में। फिर इसमें बी ऑप्शन में देखेंगे 5 जून 1778 अर्थात 5 जून 1778 में। और सी में 30 जुलाई 1771 अर्थात 30 जुलाई 1771 में। और डी ऑप्शन में 21 अक्टूबर 1775 अर्थात 21 अक्टूबर 1775। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, नो कन्फ्यूजन। आप पूरी ही तरह से इसको समझ करके लगाएंगे। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों वो सी ऑप्शन है। तो सी पे आपको करेक्ट लगा देना है। इसमें 30 जुलाई 1771 को थॉमस ग्रे जी की मृत्यु हुई थी मित्रों। पूरी ही तरह से आप इसको समझेंगे कि 30 जुलाई 1771 ईस्वी को थॉमस ग्रे जी की मृत्यु हुई। और थॉमस ग्रे जी का जन्म कब हुआ तो आपको नहीं भूलना है 26 दिसंबर 1716 यानी 26 दिसंबर 1716 को इनका जो है जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई मित्रों 21 अक्टूबर 1778 यानी 1778 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तिथि को हमें पूरी तरह से याद रखना है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थे, जो कि दीज 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम गिविंग टू यू फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। पूरी ही तरह से आप इसको पढ़ करके परीक्षा में जाएंगे, हर तरह से आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।